हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी ए तिवारी बुक पार्ट 1 में, जिसमें हम पढ़ रहे थे समुदाय के बारे में। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर का नाम है समुदाय कम्युनिटी। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है समुदाय के बारे में। आज हम मेनली थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नगरीय समुदाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री, जिन्हें ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम मैक्सिको के टेप्लो जॉन किसने रॉबर्ट रेडफील्ड ने किसका अध्ययन किया था? मैक्सिको के टेप्लो जॉन गांव का अध्ययन किया और लोक समाज और कृषक समाज, फोक सोसाइटी एंड पीजेंट सोसाइटी, लोक नगरीय सातत्य, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम, लघु एवं धीर परंपरा, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लोक संस्कृति, फोक कल्चर, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख किया है। ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। पहली है टोपोजुलान, लाइफ इन मैक्सिकन विलेज, 1930 में ये बुक आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द फोक कल्चर ऑफ युकाटान, 1941 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। द लिटिल कम्युनिटी, 1955 में आई थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आई थी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956 में। इनकी ये चारों बुकें ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। आइए देखें फोक समाज मतलब लोक फोक सोसाइटी, लोक समाज होता क्या है। रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज लघु, दूर दूर छिटके हुए, आइसोलेटेड, अनपढ़, नॉन लिटरेट तथा सामाजिक रूप से समरस होमोजीनियस समाज होते हैं। इन समाजों में घनिष्ठ सामाजिक एकत्व, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी और नातेदारी की भावना होती है। इनकी सादा संस्कृति की जड़ें परंपरा और धर्म में गड़ी होती है। इन समाजों में अवैयक्तिक और कानून सम्मत व्यवहार की अपेक्षा व्यक्तिक और स्वतः स्फूर्त व्यवहार होता है। यही नहीं, इन समाजों में बौद्धिक जीवन ना के बराबर ही होता है। ऐसे समाज स्वतः विकसित होते हैं। इनकी प्रकृति मौलिक और प्रारंभिक और निश्चितता लिए होती है। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। मैक्सिको के चानकोम नामक ग्राम के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। आपने लघु समुदाय को मानव जाति के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था माना है। रेडफील्ड गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट स्वरूप मानते हैं। लघु समुदाय वह छोटा समुदाय है जिसमें सामुदायिक जीवन की सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। गांव इस प्रकार के लघु समुदाय का एक उदाहरण है। यहाँ न केवल व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन ही व्यतीत होता है, बल्कि साथ ही सामुदायिक भावना के कारण एक दूसरे के साथ दृढ़ता संबंधों में भी बंधे रहते हैं। रेडफील्ड लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताते हैं। ये चारों विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। लघुता स्मॉलनेस, विशिष्टता डिस्टिंक्टिवनेस, समरूपता होमोजेनिटी तथा आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी। रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंध है। क्रेडल टू द ग्रेव मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय गांव लघु समुदाय है। क्या भारतीय गांव लघु समुदाय है? रेडफील्ड की अवधारणा के पश्चात लघु समुदाय का परीक्षण भारतीय गांवों पर विद्वानों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर बृजराज चौहान द्वारा राजस्थान के गांव रणौतों की सादड़ी के अध्ययन में यह पाया गया कि लघु समुदाय की 2 विशेषताएं समरूपता होमोजेनिटी तथा आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी का अभाव है। अतः भारतीय गांव लघु समुदाय के स्वरूप नहीं है। आत्मनिर्भरता का अभाव मैकम मेरिट द्वारा किशनगढ़ी गांव, डॉक्टर डी एन मजूम द्वारा मोहना गांव
और डॉक्टर एस सी दुबे द्वारा समीरपेट गांव में भी देखा गया। मैकम मेरिट ने किसका अध्ययन किया था? किशनगढ़ी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीएन मजूमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किया था और एस सी दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। अतः यह अवधारणा भारतीय गांवों पर पूर्णतः लागू नहीं होती। इतना अवश्य है कि आज के 100 या 150 वर्ष पूर्व अनेक भारतीय गांव और जनजातीय समूह लघु समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। आज तो ऐसे गांव मिलना कठिन ही है। गांव का अध्ययन, स्टडी ऑफ विलेज। ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट रेडफिल्ड ने गांव के अध्ययन की व्यवस्थित शुरुआत की। प्रत्येक देश में गांव के अध्ययन का सिलसिला चल पड़ा। 1950 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्था की स्थापना की, जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन से संबंधित अनेक सर्वेक्षण किए गए। 1950 के दशक में डीएन मजूमदार के नेतृत्व में ग्रामीण अध्ययन आरंभ हुए। मजूमदार गांव की एक विधि, वे ऑफ लाइफ, एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन करता है? मजूमदार। 1955 का वर्ष भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए उपलब्धि वर्ष रहा, जिसमें एक साथ गांवों के अध्ययन की कई पुस्तकें आईं, जैसे रूरल प्रोफाइल जो लिखी है डीएन मजूमदार ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडियन विलेज जो लिखी है डॉक्टर एस सी दुबे ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विलेज इंडिया जो लिखी है मैकम मेरिट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन इंडियाज विलेज ये लिखी है एम.एन. श्रीनिवास ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1955 में ही मद्रास में श्रीमती ईरवा कर्वे की अध्यक्षता में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर रॉबर्ट रेडफिल्ड ने भी भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस की सारी कार्रवाई सोसाइटी इन इंडिया नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई। ध्यातव्य है कि सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसकी है? मंडेल बॉम की है, जिसमें वह भारतीय समाज में इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हैं। ए अय्यप्पन की पुस्तक का नाम भी सोसाइटी इन इंडिया है। सोसाइटी इन इंडिया मंडेल बॉम की भी पुस्तक है और ए अय्यप्पन की भी पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। और मंडेल बॉम ने किसका अध्ययन किया था? इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव का। अब हम जानेंगे लघु और दीर्घ परंपरा क्या होती है, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया। आपने बताया कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है। एक और अभिजात लोगों की या थोड़े से चिंतनशील लोगों की परंपराएं आती हैं और दूसरी ओर लोग या निरक्षर कृषकों की परंपराएं। पहले वाली को अपने दीर्घ परंपरा ग्रेट ट्रेडिशन और बाद वाली को लघु परंपरा लिटिल ट्रेडिशन के नाम से पुकारा। दूसरे शब्दों में रेडफील्ड किसी भी समाज को दो परंपराओं में विभाजित मानते हैं, जिसमें एक और लघु परंपरा तो दूसरी ओर दीर्घ परंपरा है। रेडफील्ड के इस विचार को द्विध्रुवीय परंपरा, बायोपोलर ट्रेडिशन भी कहते हैं। डॉक्टर एस सी दुबे द्वारा रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर एस सी दुबे द्वारा। यह आपत्ति की गई कि भारतीय समाज को सिर्फ दो परंपराओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। दुबे द्वारा पंच परंपरा सूत्र और बहु परंपरा मल्टी ट्रेडिशनल की बात कही गई तथा भारतीय समाज में विद्यमान 6 परंपराओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी 6 परंपराएं बताई हैं एस सी दुबे ने? शास्त्रीय परंपरा, जिसमें होली आ गई, दीपावली, रामनवमी इत्यादि। दूसरा बताया राष्ट्रीय परंपरा, जिसमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि आते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा, प्रदेश विशेष के त्यौहार जिसके अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है स्थानीय परंपरा। पांचवा आता है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा और छठा आता है पश्चिमी परंपरा। डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में लोगों पर लागू होने की दृष्टि से 3 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है। ये कौन कौन सी 3 परंपराएं हैं? डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने बताया है। जो प्राथमिक परंपरा यह सब पर समान रूप से लागू होता है। मृतकों का दाह संस्कार प्राथमिक परंपरा है।
द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा। द्वितीयक तथा तृतीयक परंपरा में लोगों को कुछ छूट होती है। डॉक्टर वैद्यनाथ सरस्वती भी भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं, अर्थात तीन परंपराओं का उल्लेख करते हैं। कौन कौन सी तीन परंपराएं वैद्यनाथ सरस्वती बताते हैं? एक है मौखिक या लौकिक परंपरा, दूसरा है ग्रंथिक या शास्त्रीय परंपरा, तीसरा है पारलौकिक या लोकोत्तर परंपरा। लोक संस्कृति फोक कल्चर। रेडफील्ड द्वारा अपनी पुस्तक द फोक कल्चर ऑफ युकाटन 1941 में आई थी में लोक संस्कृति का वर्णन किया गया। इसका उल्लेख ऑस्कर लेविस, रूथ बेंडिक्ट और मॉरिस ओपलर ने भी किया है। जॉर्ज एम फॉस्टर ने अपनी पुस्तक व्हाट इज फोक कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, में लोक संस्कृति के संबंध में लिखते हैं, लोक संस्कृति को जीवन के अन्य समान तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष में बहुत से गांवों, कस्बों तथा नगरों के कुछ या सभी लोगों की विशेषता के रूप में है। लोक समाज उन व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में है जिसकी एक लोक संस्कृति है। दीर्घ एवं लघु एवं दीर्घ परंपरा में अंतर। यहाँ लिखा है लघु परंपरा और इधर लिखा है दीर्घ परंपरा। लघु परंपरा क्या होती है? स्थानीय होती है। दीर्घ परंपरा क्या होता है? राष्ट्रीय होती है। लघु परंपरा अलिखित होती है, दीर्घ परंपरा लिखित होती है। लघु परंपरा अशास्त्रीय होती है और दीर्घ परंपरा विषय वस्तु में शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक होती है। लघु परंपरा कम व्यवस्थित होती है और दीर्घ परंपरा अधिक व्यवस्थित होती है। लघु परंपरा कम चिंतनशील होती है और दीर्घ परंपरा अधिक चिंतनशील होती है। दीर्घ एवं लघु परंपराओं के आधार पर मैकियम मेरिट ने भारतीय समाज में दो प्रक्रियाओं मतलब सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन तथा स्थानीयकरण पेरोकोलाइजेशन का उल्लेख किया है। मैकियम मेरिट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव के अध्ययन उपरांत इन प्रक्रियाओं का वर्णन किया। सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संबंध में किया, किंतु मैकियम मेरिट ने इसका प्रयोग केवल सांस्कृतिक चेतना के लिए नहीं अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने तथा ऊंचा उठाने के व्यापक अर्थ में भी किया है। मैकियम मेरिट के अनुसार जब लघु परंपरा के तत्व देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब वे बृहद परंपरा के स्तर पर पहुंच जाते हैं और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। मतलब जब एक परंपरा होती है वृहद स्तर पर ऊपर की ओर जाएगी तो वो सार्वभौमिकरण होगा। जब वो नीचे की ओर मतलब उसका स्थानीय लोग अनुसरण करेंगे तब वो क्या कहलाएगी? वो स्थानीयकरण परंपरा कहलाएगी। किशनगढ़ी गांव का त्यौहार सौरती पूजा और सालुनो त्यौहार सार्वभौमिकरण का उदाहरण है। स्थानीयकरण इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख मॉरिस ओपलर ने किया था। पेरोक्लाइजेशन मैकियम मेरिट ने इसका प्रयोग ओपलर से भिन्न अर्थों में किया है। मैकियम मेरिट स्थानीयकरण को सार्वभौमिकरण के विपरीत मानते हैं। आपके अनुसार जब सांस्कृतिक तत्वों की गति ऊपर से नीचे की ओर जाती है, अर्थात जब बृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में एकीकृत हो जाते हैं, तो इस दौरान मूल स्वरूप बदल जाता है, तो इस क्रिया को स्थानीयकरण कहते हैं। किशनगढ़ी का गोवर्धन तथा नौरता पूजा स्थानीयकरण का उदाहरण है। इसे एक चित्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है। कैसे? ये देखिए, ये जो ऊपर ये दीर्घ परंपरा है और ये लघु परंपरा है। जब लघु परंपरा ऐसे जाएगी ऊपर की ओर तो ये क्या होगा? दीर्घ परंपरा में परिवर्तित होगी। जब दीर्घ परंपरा नीचे की ओर आएगी तो वो लघु परंपरा में परिवर्तित हो जाएगी। इसे सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण कहते हैं।
स्थानीयकरण, लघु परंपरा कहते हैं, सार्वभौमिकरण, दीर्घ परंपरा को कहते हैं। गांव के अध्ययन के संबंध में विद्वानों के दृष्टिकोण। ऑस्कर लेविस अमेरिकी मानवशास्त्री, गाजियाबाद जिले में रामपुर रानीखेड़ा गांव का अध्ययन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑस्कर लेविस ने किसका अध्ययन किया था? रानीखेड़ा गांव का। उसकी तुलना मैक्सिको के टेपोजोलॉन गांव से किया। लेविस का मानना है कि ग्रामीण जीवन शैली के अनेक पक्ष विश्वव्यापी हैं, उनमें कई समानताएं देखी जा सकती है। भारतीय गांव रानीखेड़ा के अपने अध्ययन द्वारा लेविस ने बताया कि भारतीय गांव बहुल अंतर ग्रामीण ताने बाने का इस प्रकार एक हिस्सा होता है कि वह वैवाहिक और वंशानुक्रम संबंधों के आधार पर लगभग 400 से अधिक अन्य गांवों से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक अकेला गांव एक प्रकार से ग्राम सर्वदेशीयता, रूरल कॉस्मोपॉलिटिज्म का निर्माण करता है। ये कॉन्सेप्ट पूछता है किसने दिया है, तो ये किसने दिया है? ऑस्कर लेविस ने। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नेल विश्वविद्यालय के मानवशास्त्री मॉरिस सोपलर ने प्रोफेसर आर.डी. सिंह के साथ मिलकर सेनापुर नामक गांव का अध्ययन किया था। किसने? मॉरिस सोपलर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकता और फैलाव, यूनिटी एंड एक्सटेंशन को जन्म दिया। किसने? मॉरिस सोपलर ने। ओपलर का विचार है कि जहां एक ओर भारतीय गांव सजातीय सांस्कृतिक एकता को प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक संबंध, नातेदारी बंधन, आर्थिक लेन देन के संबंध तथा अंतर ग्रामीण मेलों तथा उत्सवों द्वारा एक गांव की प्रशासनिक राजनीतिक सीमाएं बहुत दूर तक बाहर फैल जाती हैं। ओपलर ने इसी अवधारणा को हैरोल्ड ए गोल्ड ने थोड़ा संशोधित करते हुए केंद्र अभिसारी और केंद्र प्रसारी, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कहा है। किसने? हैरोल्ड ए गोल्ड ने। याद कर लीजिएगा। जब किसी गांव की गतिविधियां अपने गांव की एक निश्चित सीमा तक होती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? केंद्र अभिसारी कहते हैं। और जब गांव की गतिविधियां गांव की सीमाएं लांघकर दूसरे गांवों, शहरों और बाजारों तक फैलती हैं, तब इसे केंद्र अपसारी कहते हैं। गोल्ड द्वारा फैजाबाद जिले के शेरूपुर व नागदीपुर गांव का अध्ययन किया गया। साथ ही गोल्ड ने लखनऊ शहर के रिक्शा चालकों का भी अध्ययन किया। गोल्ड की इन अवधारणाओं का बाद में एम ऑरेंस्टेन ने गोवा के एक गांव के अपने अध्ययन में प्रयोग किया। अब हम पढ़ेंगे श्री एम.एन. निवास के बारे में, जिनका पूरा नाम है मैसूर समनिम्हाचार्य नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। विश्व के समाजशास्त्रीय रंगमंच पर अपनी बहुचर्चित एवं बहुविज्ञापित संस्कृतिकरण की अवधारणा द्वारा ख्याति अर्जित करने वाले एम.एन. श्रीनिवास भारत के प्रारंभिक अग्रणी समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखनों एवं क्षेत्र कार्य परंपरा द्वारा भारत के समाजशास्त्र और मानवशास्त्र पर एक विशिष्ट छाप अंकित की है। विदेशी विद्वानों की भारतीय समाज के संबंध में यह धारणा थी कि भारत एक बंद व्यवस्था वाला देश है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। श्रीनिवास जब दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने गांवों में जातियों के बीच गतिशीलता को देखा, जिससे यह मिथक टूटता हुआ दिखा कि भारतीय गांव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। गांवों में जातियों के बीच इस प्रकार की गतिशीलता के लिए श्रीनिवास द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण कहा गया, जिस पर विद्वानों की आपत्ति थी। पीकॉक ने इसे क्षत्रिय संदर्भ कहा था। पीकॉक ने किसको? गांवों में जातियों के बीच जो गतिशीलता होती है उसे पीकॉक ने क्षत्रिय संदर्भ कहा था, और श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणीकरण कहा था। ध्यातक हो कि ब्राह्मणीकरण की बात सर्वप्रथम ए अय्यप्पन द्वारा किया गया। श्रीनिवास घुरियर ने भारत विद्याशास्त्र इंडोलॉजी से पूर्णतः सहमत नहीं थे। उन्होंने अध्ययन को दो दृष्टिकोणों, किताबी दृष्टि बुक व्हील
तथा क्षेत्र दृष्टि फील्ड व्यू में विभाजित किया। श्रीनिवास क्षेत्र दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे वर्तमान वास्तविक स्थिति का अध्ययन होता है। श्रीनिवास द्वारा जितनी भी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया, वे सभी क्षेत्र दृष्टि पर आधारित हैं। श्रीनिवास की अवधारणाओं को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है संस्कृताइजेशन, मतलब संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के पहले श्रीनिवास द्वारा ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। संस्कृतिकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्षैतिक गतिशीलता, मतलब हॉरिजेंटल मोबिलिटी को प्रकट करता है। संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्री एम.एन. निवास लिखते हैं, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा पद्धति को बदलता है। समानता ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जाति संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरा रूप से जो स्थिति प्राप्त होती है, उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। समानता बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद उसे स्वीकृति मिल जाती है। विशेषताएं, संस्कृतिकरण की निम्न विशेषताएं हैं। संस्कृतिकरण का मतलब, संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है, या संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक, मतलब पोजिशनल चेंज होता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। संस्कृतिकरण की विशेषता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा आप लर्न कर लीजिएगा। देन संस्कृतिकरण का संबंध केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूह में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है, वरन एक समूह से है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है, तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति को ही नहीं अपनाता, बल्कि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध विचारों, मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है। संस्कृतिकरण एक दुतरफी प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह इसे विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस कहते हैं। संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। इट इज अ बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। संस्कृतिकरण के विरोध स्वरूप अनेक विद्वानों द्वारा अन्य अवधारणाओं का उल्लेख किया गया। संस्कृतिकरण का विरोध करते हुए डी.एन. मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण, डिसंस्कृताइजेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जब कोई उच्च जाति निम्न जाति की जीवन शैली को अपनाती है, तो उसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। और संस्कृतिकरण में क्या होती है, निम्न जाति उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाती है, और विसंस्कृतिकरण में उच्च जाति जो होती है निम्न जाति की संस्कृतिकरण को अपनाती है। उसी प्रकार कालिया द्वारा जनजातिकरण, ट्राइबलाइजेशन का उल्लेख किया गया, और नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा कुलीनीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। बी कुप्पुस्वामी संस्कृतिकरण को संदर्भ समूह, मतलब रेफरेंस ग्रुप प्रक्रिया के संचालक के उदाहरण के रूप में मानते हैं। पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जो भारत में 19वीं व 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल की अवधि में हुए। श्रीनिवास के शब्दों में, मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिकी एवं मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। O.N. लिंच, जिन्होंने आगरा की अस्पृश्य जाति जाटों का अध्ययन किया, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी नामक पुस्तक की रचना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
लिंच का कहना है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा विधियां और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। योगेन सिंह ने लिखा कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर दिया है। पश्चिमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और नेतृत्व सबके साथ पश्चिमीकरण के उपोत्पादन बाय प्रोडक्ट हैं। डेनियल लर्नर, इनकी पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। पश्चिमीकरण की अवधारणा पर आपत्ति प्रकट करते हुए इसके स्थान पर आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन शब्द का उचित प्रयोग मानते हैं। लर्नन का मत है कि पश्चिमीकरण संकुचित एवं सीमित क्षेत्र के प्रभावों को ही प्रकट करता है या एक स्थानीय लेबल है जो गैर पश्चिमी देशों के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तनों को सूचित नहीं करता। पश्चिमीकरण के कारण कई देशों में उग्र राष्ट्रवाद पनपा, अतः वे राष्ट्र पश्चिम के लेबल को स्वीकार नहीं करेंगे, भले वे पश्चिम के बने माल को स्वीकार कर लें। पश्चिमी देशों की पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी नीति के कारण भी कई लोग पश्चिमीकरण के प्रति घृणा की भावना रखते हैं। इन्हीं सब कारणों से लर्नर ने पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द को उपयुक्त उपयोग माना है। प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, श्रीनिवास द्वारा क्षेत्र दृष्टि, फील्ड व्यू पर आधारित प्रभु जाति की अवधारणा काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है। श्रीनिवास द्वारा भारतीय ग्रामीण शक्ति संरचना के अध्ययन उपरांत प्रभु जाति की अवधारणा को जन्म दिया गया। सन 1959 में रामपुरा गांव का जब श्रीनिवास अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने प्रभु जाति को देखा तथा उसका उल्लेख सन 1959 में प्रकाशित पुस्तक द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में किया। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि एक जाति तब प्रभु कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह परंपरागत जातीय पदग्रह और सर्वोच्च जाति ही हो। श्रीनिवास आगे लिखते हैं, कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु हो सकती है, किंतु मैंने किसी भी अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया। कभी कभी हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर का कोई समूह भी, जैसे कुर्ग व राजगोंड, अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभु बन जाते हैं। अब हम जानेंगे प्रभु जाति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संख्यात्मक शक्ति होती है, मतलब संख्या में अधिक होते हैं। आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व होता है इनके पास। धार्मिक कृत्यों तथा जाति व्यवस्था में स्थान होता है। आधुनिक शिक्षा और नवीन व्यवसाय करते हैं। संपूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कौन? प्रभु जाति। प्रभु जाति की अवधारणा का परीक्षण एवं उपयोग विभिन्न विद्वानों ने किया। एस.सी. मेयर प्रभु जाति का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कोई भी जाति यदि एक क्षेत्र के अधिकांश गांवों में प्रभावशाली है तो वह क्षेत्र भी प्रभु जाति बन जाती है। रामपुरा की प्रभु जाति ओकलिंगा है। कहाँ की? रामपुरा की। आंद्रे बेते ने तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति माना है। किसने? आंद्रे बेते ने ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति माना है। डॉक्टर बी.आर. चौहान ने राजस्थान के गांव के रावतों की सादड़ी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आनंद चक्रवर्ती ने देवीसार गांव में और के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों में राजपूतों को और ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव में जाट जाति को, एन शुक्ला ने भागलपुर के पास भारको गांव में यादव जनजाति को, डी.एन. मजूमदार ने मोहाना तथा दुद्धी गांव में ठाकुर जाति को, हिचकॉफ ने खालापुर राजपूत जाति को, मेयर ने रामखेड़ी गांव में राजपूत जाति को, के.एफ. गप ने कुंबा पिटई में ब्राह्मण जाति को, हार्पर ने टोटागढ़ी गांव में हविक ब्राह्मणों को प्रभु जाति के रूप में माना।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, किसने किस गांव को प्रभु जाति माना, यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर एस.सी. दुबे कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनिज्म में प्रभु जाति की आलोचना करते हुए लिखते हैं, अधिक संख्या होने से कोई जाति प्रभु नहीं बन जाती। हो सकता है कि उस जाति के सदस्यों में एकता व जागरूकता का अभाव हो। ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी जाति आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो। दुबे प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति डोमिनेंट ऑफ पर्सन उचित मानते हैं। ड्यूमा का विचार है कि संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम न कि प्रभुत्व का आधार है। ड्यूमा का मत है कि जाति की सांस्कृतिक परिस्थिति संस्तरण पवित्रता अपवित्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसे प्रभुत्व से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए। प्रभुत्व भूमि पर स्वामित्व का परिणाम है। एंथोनी कार्टर पुणे के गिरकी गांव का अध्ययन किया है। किसने? एंथोनी कार्टर ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तथा प्रभुत्व समूह डोमिनेंट ग्रुप की अवधारणा देते हैं। स्प्रेड फैलाव श्रीनिवास हिंदू धर्म को व्यापक संदर्भ के लिए भारत के विभिन्न स्तरों पर व्याप्त हिंदू धर्म के लिए फैलाव की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। अपने हिंदुत्व के 4 स्तरों पर फैलाव का उल्लेख किया है। कौन कौन स्तर पर? अखिल भारतीय हिंदुत्व पर, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व पर, क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व और स्थानीय हिंदुत्व। लौकिकीकरण सेकुलाइजेशन यह भी श्रीनिवास की अवधारणा है, जिसे धर्मवादिता के निकट के विरुद्ध कहा जाता है। किसे? लौकिकीकरण को धर्मवादिता का विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। धर्मवादिता मतलब सेकुलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ धर्म माना जाता है, जहाँ व्यक्ति क्या होता है? धार्मिक होता है। जब समाज में धर्म अंधता की कमी होती है, तब वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टि का विकास होता है। तो यह प्रक्रिया लौकिकीकरण कहा जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गुट समाज पढ़ेंगे और नगरीय समुदाय को पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।